प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई और सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। ब्रुनेई यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी पहली द्विपक्षीय यात्रा। अपने सिंगापुरी समकक्ष के निमंत्रण पर 4-5 सितंबर को प्रधानमंत्री करेंगे सिंगापुर का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता के नवीनीकरण के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के साल 2024 के सदस्यता अभियान का हुआ शुभारंभ। देशवासियों की आकांक्षाओं की उड़ान को नई ऊंचाई देने के लिए है कृत संकल्प, बोले प्रधानमंत्री। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुए एक समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में अभियान की हुई शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुणे में सिम्बोसिस इंटरनेशनल मानद विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को करेंगी संबोधित। मुंबई में महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में भी होंगी शामिल। सोमवार को कोल्हापुर के श्री वारणा महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में लिया भाग। बोली, भारत के विकास में सहकारी क्षेत्र का योगदान अतुलनीय। लोकतांत्रिक व्यवस्था और पारदर्शिता को सहकारिता की सफलता के लिए बताया महत्वपूर्ण। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। किसानों की आय और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 7 बड़ी परियोजनाओं का ऐलान। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, क्रॉप साइंस, हॉर्टिकल्चर विज्ञान केंद्र व नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट से संबंधित है ये योजनाएं। 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाले डिजिटल कृषि मिशन को भी मंजूरी। और पेरिस पैरालंपिक में भारत ने रचा इतिहास। एक दिन में जीते 8 मेडल। सुमित नितेश ने गोल्ड पर किया कब्जा। सुहास और तुलसीमती ने जीता सिल्वर। शूटर अवनी लेखरा ने 2 गोल्ड जीतकर बनाया नया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। अब तक भारत की झोली में 15 मेडल। साथियों, हमारे देश में पूरे विश्व के लिए, खास करके ग्लोबल साउथ के देशों के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक मॉडल रूप काम हमने किया है और वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक। और हम चाहते हैं कि जो अब तक जिसकी कोई चिंता कोई नहीं करता था, परवाह नहीं करता था, मुलाजिम भी वहां पर नौकरी करने के लिए जाने को तैयार नहीं होता था, पिछड़े रहते थे, हमने उसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाया है। और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उस राज्य की जो पैरामीटर्स हैं उसमें जरा भी वो पीछे ना हो सके तो उससे भी आगे जाए, और हो सके तो नेशनल लेवल पे भी जो पैरामीटर्स में हो जाए। और इतना सुखद अनुभव रहा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में गवर्नेंस पर फोकस करने के कारण, जन भागीदारी के कारण, जन सामान्य की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को चिन्हित कर उस पर काम करने के कारण आज देश की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक करीब करीब स्टेट में टॉप की बराबरी करने लग गए हैं। क्या हम अपना संगठन की रचना करते समय ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, उसमें विशेष अभियान चला करके वहां के हर पोलिंग बूथ में अपना झंडा गाड़ सकते हैं? दोस्तों, और हमें कागज लेके बैठना पड़ेगा, भाई मेरे इलाके में ये एस्पिरेशनल ब्लॉक है, उन एस्पिरेशनल ब्लॉक के अंदर इतने पोलिंग बूथ है, उस पोलिंग बूथ के अंदर मुझे इतनी मेंबरशिप का टारगेट है, मैं उसको करूंगा। हम प्रयास करें। आपने देखा होगा कि हमने एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है। किसी समय हिंदुस्तान के आखिरी गांव के रूप में सीमावर्ती गांव जाने जाते थे और नेगेटिविटी का जन्म उस शब्दों में ही शुरू हो जाता था।
हमने तय किया कि आखिरी गांव नहीं है, ये मेरे देश के पहले गांव हैं। अगर ये गांव हिंदुस्तान के सीमा के छोर पर है, अगर सूरज की पहली किरण आएगी पूरब में होगा, तो पहले उसी को स्पर्श करते हुए हम तक पहुंचेगी। वो पहला गांव है। और इसलिए हमने पूरी तरह बदला है विचार। क्या हम एक स्पेशल इकाई बनाएं? जो राज्य सीमावर्ती राज्य है, वे ये जो पहला गांव है, उसमें सबसे पहले मेंबरशिप का अभियान चलाएं और पूरे के पूरे गांव को भारतीय जनता पार्टी का किला बना सकते हैं। और जो सीमा के आखिरी छोर पर बैठा हुआ वो गांव जब भारतीय जनता पार्टी का किला बनता है ना, तब वो भारत का किला अपने आप बन जाता है। तो मेरे लिए सदस्यता ये सिर्फ पार्टी का नंबर बढ़ाने के लिए नहीं, मेरी सदस्यता मेरे देश को मजबूत बनाने के लिए भी है। और इसलिए मैं उन गांवों को किला बना के छोड़ूंगा। आज हमारे देश में 8.5 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं काम कर रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में तो सहकारिता की जड़ें बहुत ही मजबूत है, लेकिन सहकारिता की पूरी क्षमता का अभी भी उपयोग नहीं हुआ है। कई सहकारी संस्थाएं पूंजी और संसाधन की कमी, गवर्नेंस और मैनेजमेंट तथा कम भागीदारी जैसे संस्थाओं से जुड़ी रही है। मेरा मानना है कि अधिक से अधिक युवाओं को सहकारिता से जोड़ना इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। युवा गवर्नेंस और मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का समावेशन कर उन संस्थाओं का कायाकल्प कर सकते हैं। सहकारी संस्थाओं को नई क्षेत्रों जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्टोरेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इको टूरिज्म में भी आगे आने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी उद्योग का आम लोगों से जुड़ाव उसकी सफलता का असली राज होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और पारदर्शिता सहकारिता की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सहकारी संस्थाओं ने उनके सदस्यों का हित सर्वोपरि होना चाहिए। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सहकारी संस्था किसी के व्यक्तिगत हित और लाभ कमाने का साधन बनकर ना रह जाए, नहीं तो कोऑपरेटिव का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। कोऑपरेटिव में रियल कोऑपरेशन होना चाहिए, किसी की मोनोपोली नहीं। जन खबर न्यूज देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें।